हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीट क्लासेस। देव पीट क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगेन आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक डबल कॉलम कैश बुक का टॉपिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डबल कॉलम कैश बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि हम डबल कॉलम कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम डबल कॉलम कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी डबल कॉलम कैश बुक का इंट्रोडक्शन आप लोग जरूर देखना, जिस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ब्रीफली समझाया है कि डबल कॉलम कैश बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है। राइट। दूसरी बात, उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया है कि जो ट्रांजैक्शन चेक के साथ रिलेटेड होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को भी कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। राइट। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन स्टूडेंट के सामने जो भी प्रॉब्लम आती है वो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करने के लिए आती है जो ट्रांजैक्शन चेक से रिलेटेड होती है, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शंस को फिर भी इजी होता है रिकॉर्ड करना, लेकिन जो भी चेक की ट्रांजैक्शंस होती हैं कि एक दिन चेक मिला, जिस दिन चेक मिला उसी दिन हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया, एक पर्सन से हमें चेक मिला, सेम डे को हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, उसके बाद किसी दूसरी डिफरेंट डेट पे हमने उस चेक को बैंक में जाकर डिपॉजिट किया, एक पर्सन से चेक मिला, जिस दिन चेक मिला हमने उसी दिन चेक को ही डिपॉजिट कर दिया, देन पता चलता है कि 2 दिन के बाद या फिर 3 दिन के बाद, राइट, कि बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है कि वो चेक हमारा डिसऑनर हो चुका है। या एक पर्सन से हमें चेक मिला, मान लो राम से चेक मिला, राम के चेक को हमने शाम के फेवर में एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन्स की भी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी समझाया हुआ है, और अगेन इस वीडियो में भी मैं आपके सामने ऐसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इसी टाइप की ही ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करेंगे। राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम डबल कॉलम कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं। राइट। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक का। बैंक का कॉलम मेंटेन हो गया, और ये जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है ये स्पेस उन जर्नल एंट्रीज के लिए है जिन ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नल एंट्री में पास करना है। राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता क्या है, आपके पास में कैश इन हैंड का बैलेंस मेंशन है। राइट। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज वेयर नेसेसरी। राइट। आपसे बोला गया है कि ये जो आपके सामने ट्रांजैक्शंस मेंशन की गई हैं, इन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है कैश और बैंक के कॉलम के साथ, और साथ साथ जर्नल एंट्रीज को भी पास करना है। पहली ट्रांजैक्शन कहती है अप्रैल 1 की। राइट। अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन क्या कहती है? अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन कहती है कि कैश इन हैंड का बैलेंस हमारे पास 6200 गिवन है, तो डेट आएगी 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड में आ जाएगा 6200। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी एक 1 अप्रैल का ही बैलेंस गिवन है, तो 1 अप्रैल में यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, तो नहीं, यहां लिखोगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से बैंक में अमाउंट आ जाएगा 18,500। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट होता है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट क्रेडिट साइड में क्यों आया है? ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट क्रेडिट साइड में क्यों आया है? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे कि कैश हमारी एसेट्स है, कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो गया, सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो गया। कैश यानी एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सिमिलरली लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी कि बैंक से हमने इतना ज्यादा ओवर अमाउंट, राइट, ड्राफ्ट किया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है, तो ये अमाउंट, जितना अमाउंट हमने अपनी लिमिट से एक्सेस विड्रॉ किया हुआ है, उतने एक्सेस अमाउंट को हमें अपने बैंक को वापस करना होगा, तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो जब वो अमाउंट जाएगा तो हमारी जेब से बैंक घटेगा, तो बैंक घटता है तो क्रेडिट। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं? अप्रैल 2 के लिए, रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी, हरी से चेक मिला एंड पेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। 2 अप्रैल को हमें एक चेक मिला हरी से, हरी से हमें चेक मिला, जिस दिन चेक मिला उसी दिन हमने उस बैंक को जमा कर दिया, उस चेक को बैंक में जमा कर दिया।
तो बैंक हमारा 1300 से इंक्रीज हो गया। अप्रैल 3 को क्या कह रहे हैं कि एक चेक मिलता है विनोद से, और लेकिन अप्रैल 3 को ही उस चेक को हमने बैंक में जाके जमा नहीं करा, 5 अप्रैल को जाके विनोद के चेक को बैंक में जाके जमा किया। ध्यान से देखना, ट्रांजेक्शन एक है लेकिन डेट अलग अलग है। पहली डेट 3 अप्रैल की है, सेकंड डेट 5 अप्रैल की है। 3 अप्रैल को हमें विनोद से चेक मिलता है और 3 तारीख के बाद 5 तारीख को उस चेक को जाके हम बैंक में जाके जमा करते हैं। तो 3 तारीख को वो जो चेक है वो चेक हमारे बैंक में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो चेक आज भी हमारे हाथ में है। तो 3 अप्रैल के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट तो उस पर्सन का नाम जिससे चेक मिला है। चेक किससे मिला है? विनोद से। कितने तक का चेक मिला है? 3300 का। अब 5 तारीख को जाके 5 तारीख को हमने उस चेक को अपने बैंक में जमा किया, तो 5 तारीख को वो चेक का पैसे, उस चेक के अमाउंट से हमारा बैंक इंक्रीज हो गया। तो 5 तारीख को 3300 से हमने बैंक को बढ़ा दिया, और नाम क्या आएगा? टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड आने के पीछे रीजन क्या है? ध्यान से देखना। 5 अप्रैल की क्या एंट्री पास करेंगे कि 5 तारीख को जाके उस चेक को हमने, विनोद के चेक को बैंक में जमा किया, तो बैंक बढ़ गया और चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। यहां तक की बात क्लियर है? हमेशा याद रखना, जब ट्रांजेक्शन सेम हो, डेट अलग अलग हो, तो बाद वाली डेट को रिकॉर्ड करना कैश बुक में। सेकंड आती है 5 अप्रैल को ही हमने गुड्स खरीदे हैं और जिसकी पेमेंट हमने चेक से पे कर दी, तो 5 अप्रैल को बाय परचेज के नाम से अमाउंट आ गया और जिसकी पेमेंट हमने चेक से पे की है 20,000। फ्रेट हमने पे किया है कैश में, लेकिन उसी में 5 अप्रैल को ही हमने फ्रेट पे किया है कैश में। फ्रेट पे करना बिजनेस के लिए खर्चा होता है 250 रुपए। 6 तारीख को हमने गुड्स बेचे हैं कैश में, तो 6 अप्रैल को हमने गुड्स बेचे हैं और बेचे भी कैसे हैं? कैश में। तो कितने तक के गुड्स बेचे हैं? 12,220 के। 12,220। अगली ट्रांजेक्शन में चलते हैं। 8 तारीख को भी हमने गुड्स बेचे हैं कैश में, कितने तक के गुड्स बेचे? 16,000 के। अब 9 तारीख को हमने 8 तारीख वाली ट्रांजेक्शन को बैंक में जमा किया, यानी कि 8 तारीख को जो हमारे पास में कैश आया था उसे 9 तारीख को जाके बैंक में जमा कर दिया। तो 9 अप्रैल को हमने बैंक में यही 16,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो हमारा कैश घट गया। अब कैश घटेगा तो बैंक को तो बढ़ा के दिखा दिया, कैश को भी घटा के दिखाना पड़ेगा। 16,000 क्रेडिट कर दिया और बाय बैंक के नाम से अमाउंट आ गया। कब? 9 अप्रैल को। आगे आ जाओ। 11 तारीख को हमने विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। बिजनेस से कैश निकाला है लेकिन प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला है। अब अगर बिजनेस से कैश निकाला है प्राइवेट यूज के लिए तो कैश घटेगा। तो 11 तारीख को, 11 अप्रैल को वो क्या मानी जाएगी? ड्रॉइंग्स। अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसा निकाला जाएगा, कैश निकाला गया है 1,000 रुपए का, तो कैश में क्या हुआ? क्रेडिट। विड्रू बाय चेक। अब 12 तारीख को भी पैसा अगेन निकाला गया है, राइट? लेकिन ये पैसा विड्रॉ किया गया है चेक से। कितना? 5,000 रुपए, राइट? आगे चलते हैं। 14 अप्रैल के लिए कह रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। सुरेश से गुड्स खरीदने उधार, तो ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, तो इसकी जर्नल मेंटेन नहीं होगी, याद रखना। 16 अप्रैल की बात कर रहे हैं। पेड टू सुरेश।
सुरेश को पैसा पे किया जा रहा है चेक से, तो 16 तारीख को 16 अप्रैल को सुरेश को पैसा पे किया जा रहा है चेक से 2500 रुपए, तो बैंक 2500 से घटेगा। 17 को हमें अजय से एक चेक मिला, नॉट बैंक। नॉट बैंक का मतलब है कि उस चेक को हमने बैंक में जाके जमा नहीं किया। और 20 तारीख को कह रहे हैं कि अजय से जो चेक मिला था उसे विजय के फेवर में एंडोर्स कर दिया। उसका लेना देना हमारी कैश बुक से नहीं है, ध्यान से देखना। 17 तारीख की हम ट्रांजेक्शन पास, जर्नल पास करते हैं। क्या है, एक चेक मिलता है अजय से जिसे बैंक में जमा नहीं करा, तो वो भी चेक हमारे हाथों में है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन था? अजय। तो अजय ने हमें चेक दिया, अजय हमारा डेटर था। भाई कोई इंसान अगर हमें पैसा देगा तो वो हमारा डेटर ही होगा। ठीक। अब 20 तारीख को जाके हमने उसे बैंक में जमा नहीं करा बल्कि उसे विजय के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, तो डेफिनेटली विजय हमारा कौन होगा? क्रेडिटर। हम किसी को भी पैसा देंगे तो वो हमारा लेनदार है, तो विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ध्यान से देखना, 17 तारीख को एक चेक मिला जिसे बैंक में जमा नहीं करा। 17 के बाद 20 तारीख को जाके उसी चेक को हमने विजय के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। अगर ये चेक बैंक में जमा होता तो यहाँ विजय नहीं आता, यहाँ बैंक आता, जैसे यहाँ बैंक हुआ था। और अगर बैंक आता तो वो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में आता। तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन को कहीं रिकॉर्ड, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसकी एक जर्नल पास कर ली जाएगी। आगे चलते हैं 22 तारीख वाली ट्रांजेक्शन को। महेश से एक चेक मिलता है, जो चेक हमने बैंक में जाके जमा किया। 22 अप्रैल को हमें महेश से एक चेक मिला, महेश से चेक मिला और उसे बैंक में जमा कर दिया। ठीक। 24 तारीख को हमें एक पैसा मिलता है कैश में 1000 रुपए, चेक से 1200 रुपए माल बेचने पर। 24 अप्रैल को हमें राइट सेल करने पे पैसा मिलता है कैश में, रिसीव कैश 1000 एंड चेक 1200। ठीक। हमने माल जो बेचा वो माल बेचा कैश में था, लेकिन कैश हमें कितना मिला? 1000 रुपए का। और चेक से जो पैसा मिला वो कितने का मिला? 1200 रुपए का। 25 तारीख को हमने पैसा बैंक में जमा किया 10,000 रुपए। 25 अप्रैल को हमने बैंक में पैसा जमा किया 10,000 रुपए। तो बैंक बढ़ा, कैश घटा, तो कैश में से भी 10,000 माइनस किए जाएंगे और यहां बाय बैंक के नाम से अमाउंट आएगा और डेट डाल दो 25 अप्रैल। 26 तारीख को हमें प्रेम से एक चेक मिलता है और तुरंत सेंड इट टू बैंक इमीडिएटली। 26 तारीख को ही हमने उसे बैंक में जमा कर दिया। वो चेक का पैसा किससे मिला? प्रेम से। तो प्रेम के नाम से हमने बैंक को डेबिट किया, कितने से? 4150। उसके बाद कह रहे हैं 28 तारीख को बैंक ने हमें नोटिफाई किया, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि 28 तारीख को प्रेम का चेक डिसऑनर हो गया, जिसके लिए बैंक ने हमसे 20 रुपए एज अ बैंक चार्जेस भी डिडक्ट किए हैं। तो 28 तारीख को अगेन प्रेम हमारा कौन बन गया? डेटर। प्रेम ने हमें पैसा दिया, डेटर हमारे घटे, डेटर घटे, बैंक बढ़ा। राइट। अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमें पता चलता है कि वही चेक हमारा डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। उस चेक के अंदर कोई ना कोई कमी आती है, जिस कारण से बैंक वालों ने उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। और तो चेक का पैसा कितना था? 4150 प्लस 20 रुपीज और बैंक वालों ने हमसे डिडक्ट किया, तो 4150 में 20 और ऐड कर दो, 4170। किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन अवर बैंक अकाउंट। किशोर कोई हमारा डेटर है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो किशोर के नाम से बैंक बढ़ेगा 3000 की फिगर से। बैंक ने हमसे 60 रुपीज एज बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं। 30 अप्रैल को बैंक ने कितना पैसा डिडक्ट किया है? 60 रुपए।
और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है? 720 रुपए। यानी कि 30 तारीख को बैंक वालों ने हमसे इतना इतना अमाउंट डिडक्ट किया। हमें लास्ट में सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखना। बासठ सौ प्लस 122, 12,220, 16,000। इस साइड का सम आ रहा है 35,420। इस साइड का सम करके देखते हैं, 250 प्लस 16,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000। इस साइड का सम आ रहा है 27250। डिफरेंस निकालते हैं, 35420। आंसर आया 8170। चेक करते हैं, कैश का आंसर 8170 आ रहा है, बिल्कुल सही। 35420 8170। ऐसे बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 1300, 3300, 16,000, 2700, 1200, 10,000, 4150 और 3000। इस साइड का सम आ रहा है 41650 और इस साइड का सम कितना आ रहा है? 18,500, 20,000, 5,000, 2500, 4170, 60720। इस साइड का सम आ रहा है 50950। तो ये साइड बड़ी आ रही है। डिडक्ट करते हैं 41650 से, आंसर आया 9300। क्रॉस चेक करते हैं कि आंसर 9300 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो 50950, 50950, 50950, 9300। ये बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से आएगा 30 अप्रैल के लिए। ये बैलेंस बाय बैलेंस सीडी से आएगा 30 अप्रैल के लिए, राइट। तो यानी कि हमारी बैंक की ट्रांजैक्शंस की देनदारी ज्यादा है और हमारे पास में पैसा कम से कम आया। तो 9,300 रुपए का बैलेंस हमारा क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस। यानी कि डेबिट साइड में जो बैलेंस निकलता है उसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। यानी कि अभी भी हमें 9,300 रुपए की रिक्वायरमेंट है अपने इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए। और कैश हमारे पास अवेलेबल था 35,420। 35,420 में से हमारी देनदारी कैश में 27,250 की हुई। तो जो डिफरेंस आया वो 8170 का था। यानी कि आज हमारे पास इतना कैश बच गया। लेकिन जो ट्रांजेक्शन चेक की थी, चेक वाली ट्रांजेक्शन में पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 41650 आया, 41,650 ही आया। लेकिन हमारी देनदारी कितनी निकली? 50950 की। तो अगेन हमें 9,300 रुपए की और रिक्वायरमेंट है इस बैंक की ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि हम डबल कॉलम कैश बुक कैसे मेंटेन करते हैं ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शंस के साथ, राइट। अब मैं आपके सामने एक और वीडियो लाऊंगा जिस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक ही करेंगे, लेकिन जीएसटी के साथ करेंगे, राइट। ठीक, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।